अगर राष्ट्र में उथल पुथल होती है तो हिम्मत है तो इस किताब पे बैन लगा के दिखाओ। जिन लोगों ने शाहीन बाग पे बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर उठा के रखी हुई थी, उन मक्कारों से पूछो बाबा साहब अंबेडकर ने तुम्हारे बारे में क्या क्या है कहा है, तुम्हारी सोच के बारे में क्या कहा है, तुम कौन लोग हो। लिहाजा ये जो आर्टिकल 44 हमें समानता की बात कहता है, यह समानता 1993 के अंदर जब बाबर की बनाई हुई एक नाजायज मस्जिद, जो उस वक्त के हिंदुओं का, इस भारत में जो सनातनी थे उनके मॉरल को चोट पहुंचाने के लिए, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए आपने बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ करके गुम्मद बना करके ऊपर आपने मस्जिद बनाई। और एक नहीं 30,000 अनजानी मस्जिदें को ऊपर मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाई। लेकिन आपने काशी में भी यही किया, मथुरा में यही किया। इसलिए मेरा सवाल यह है कि बाबर की बनाई मस्जिद को कैप्टन सिकंदर रिजवी जैसे लोग, जो इस पूरे मंदिर के आंदोलन से एक लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, कई बार कार सेवा करने गए हैं, उनका थॉट क्लियर है। लोग सिकंदर रिजवी को मुसलमान समझते हैं। सिकंदर रिजवी मुसलमान नहीं है। सिकंदर रिजवी सच्चा शिया है। सिकंदर रिजवी प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के दामाद को मानता है। उनके दामाद और उनकी बेटी के हत्यारों के खिलाफ है। इसलिए सिकंदर रिजवी रामपुर वाला मुसलमान नहीं है, हैदराबाद वाला मुसलमान नहीं है। उनके घरों में शियाओं के रस्म व रिवाज, उनकी रवायतें, उनकी वैल्यूज सनातनियों जैसी हैं। और एक नहीं 50 गिना सकता हूं, लेकिन विषय इस वक्त यह नहीं है। तो 92 में 1992 में इस देश के सामूहिक गुस्से ने बाबर की मस्जिद को जब तोड़ दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने 93 के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और वो नोटिफिकेशन यह कहता है कि इस देश में मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध और सिख, ये 5 लोग माइनॉरिटी में हैं। लिहाजा इनके लिए अलग से सुविधाएं होनी चाहिए। और सुविधाएं क्या होनी चाहिए कि एक माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए। जो मुसलमान इस देश में 20 से 22% है, वो माइनॉरिटी है। जो 2.5% सिख है, वो भी माइनॉरिटी है। जो मात्र 50,000 हैं पारसी, जिन्होंने कभी कोई स्कॉलरशिप और ये माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से सरकारों ने ज़कात देने का जो काम किया है, ये भारत के टैक्स पेयर के पैसे को लुटाने का काम किया है, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है। तो पारसी बेचारा ने तो आज तक एक पैसे का कोई लाभ ही नहीं लिया, खामिखा उनको वहां डाल दिया गया। ये बताने के लिए कि देखिए, अगर क्योंकि बांटना था ना, 1984 के बाद सिखों से बदला लेना था, तो आपने सिखों को एक अलग मजहब घोषित कर दिया। पारसी खामिखा आ गए। और ईसाइयों को भी इस देश में बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि ईसाइयों के तो माता पिता यहां से आए थे, लूटा था उन्होंने कई 100 सालों तक, और उसके बाद उन्हें छोड़ गए थे। तो ठीक ठाक दौलत है इस देश में, दूसरे नंबर की जमीन उनके पास है। लेकिन मेरा विषय दूसरा है कि आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया, तो 76 में जो भारत सेकुलर था और आर्टिकल 44 के तहत सबके राइट बराबर थे, तो आपने समाज को बांटा।
और सत्ता की मलाई कुछ लोगों को दी, उन्हें मजबूत किया। तो आपने 22% मुसलमानों को भी माइनॉरिटी माना और 50,000 पारसियों को भी माना और 2.5% सिखों को भी माना। मेरा कहना है माइनॉरिटी कमीशन एक फ्रॉड है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे तत्काल तौर पर समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत के बहुसंख्यक समाज में भेद पैदा करता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ इस देश में मुसलमान सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है। कुछ लोगों को रोने की और विलाप करने की आदत है। मुल्क ले लिया तब भी विलाप, इस देश में रहे तब भी विलाप, 3-3 राष्ट्रपति बने तब भी विलाप, गृह मंत्री बना तो उसने क्या अपना किरदार दिखाया तब भी विलाप, राज्यों के मुख्यमंत्री बने तब भी विलाप, और भारत की धरती पे एकमात्र सूबा जहां मुसलमान मेजॉरिटी में थे, वहां आपने मुसलमान होने का जो सबूत दिया वो पूरे इस्लाम के मानने वाले लोगों पे, भारत पे कालिक पोत दी। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी उपासना के कारण, उनकी पूजा पद्धति के कारण मस्जिदों का सहारा लेकर के आपने उन्हें मारा, भगा दिया, 2,500 लोगों की हत्याएं कर दी। वो लोग भारत में कहते हैं हम माइनॉरिटी में हैं, हमें विशेष रियायतें मिलनी चाहिए। करोड़ों का बजट है, मैंने सुना है कि अभी हाल में फिर 300 करोड़ रुपया और बढ़ा दिया गया है। लेकिन प्रश्न मेरा दूसरा है, आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाया, समझ में आता है, लेकिन फिर राज्यों में बना दिया आपने। तो शायद हमें यह लगा कि राज्यों में बनाया है तो राज्य के स्तर पर तय होगा कि कौन कौन माइनॉरिटी है। लेकिन क्या हो रहा है, क्लासिक चीज है, सुनने देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसी चीजों को इसलिए भी प्यार से समझना चाहिए कि इन सरकारों ने इस देश के राज्य को चलाया, लेकिन राज्य को चलाते चलाते राष्ट्र को छिन्न भिन्न कर दिया, इस समाज के ताने बाने को तोड़ दिया, इस समाज में इंसान इंसान के खिलाफ लड़ा दिया। तो आपने क्या किया कि राज्यों के अंदर भी जितने राज्य हैं उसमें भी माइनॉरिटी कमीशन है। हमने सोचा कि राज्य के स्तर पर कुछ और परपुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, तो पता यह चला कि लक्षद्वीप जहां 2% हिंदू हैं, 98% मुसलमान हैं, लेकिन राज्य का जो अल्पसंख्यक आयोग है जो राज्य में बना हुआ है वो कहता है कि ये 2% हिंदू मेजॉरिटी में है और 98% मुसलमान माइनॉरिटी में है। मेघालय में 11% हिंदू है, 88% ईसाई है, लेकिन 11% हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है। मणिपुर में 31% हिंदू है, 68% ईसाई है, लेकिन 31% हिंदू मेजॉरिटी में है। अरुणाचल में 29% हिंदू है, 71% ईसाई है, लेकिन 29% हिंदू मेजॉरिटी में है। नागालैंड में 8.75% हिंदू है, वो मेजॉरिटी में है, और 91.1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है। मिजोरम में 2% हिंदू है, वहां 97% क्रिश्चियंस हैं, वो माइनॉरिटी में है। जम्मू कश्मीर में 28.44% हिंदू, डोगरा, ये तमाम सारे लोग हैं, ये वहां पर। और कमाल है कि इस राज्य में सिख भी जो है उनकी भी गिनती बहुत कम है, ये मेजॉरिटी में है, और 71% मुसलमान। सब कुछ है, ये मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि एक जगह से पैसा दिया माइनॉरिटीज के नाम पे, फिर राज्यों के से कहा तुम भी दो या नहीं, भारत के एक्सचेकर को लुटाओ, क्योंकि वोट बैंक है। 20 से 22 करोड़ लोगों की नाजायज मांगों को मानोगे तो यह देश सेकुलर है, नाजायज मांगों को नहीं मानोगे तो वो सड़कें तोड़ डालेंगे, रेल में आग लगा देंगे,
सड़क रोक देंगे, मजहब और के नाम पे डराएंगे, इस्लाम के नाम पे डराएंगे। 2014 से लेके 2020 तक 106 हिंदुओं को अलग अलग जगह मॉब लिंचिंग में मुसलमानों ने मारा, लेकिन उसकी बात करोगे तो आप कम्युनल हैं, और उनकी झूठ मक्कारी की बात करोगे तो आप सेकुलर हैं। लेकिन मैं दूसरी बात पूछता हूं कि 2014 में किसने जैन से कहा कि नहीं? आपने जैनियों को भी कहा कि नहीं अब आप भी चले जाइए। आपने हिंदू समाज को तोड़ा, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया आपने। जैनियों को आपने 2014 में माइनॉरिटी कमीशन में जोड़ दिया, उन्होंने मांगा भी नहीं था। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि जो मक्कार मुसलमान कश्मीर का है, जहां पिछले 70 सालों में उन्हीं का वजीर आला होता था, कभी उन मुसलमानों ने भी शिया को वजीर आला नहीं बनाया। कभी इस देश में शियाओं को उस तरीके की तरजीह नहीं दी गई। माइनॉरिटी कमीशन में जब आएगा तब ज्यादातर ऐसे ही लोग आएंगे, और विद इन माइनॉरिटी में आप सुन्नी वहाबी, जो आतंकवादी है, जो जिहादी है, जिसकी मानसिकता भारत के खिलाफ है, आप उसको प्रमोट करते हैं, उसको पैसा देते हैं। अगर यह माइनॉरिटी कमीशन बनना भी है तो मेरी इसमें दो मांगे हैं। या तो इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि यह भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है, आर्टिकल 44 के खिलाफ है। और अगर आपने ये मजबूरी और बीमारी पाल ही ली है तो मुसलमानों को माइनॉरिटी कमीशन से बाहर कीजिए, और पूरे देश में शियाओं की गिनती 3.5% है, मात्र 3.5% शिया हैं। उनका कंट्रीब्यूशन फौज में देखिए, उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में देखिए। ये शिया भी इस वहाबी सुन्नी के शिकार हैं। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं ताकि आपको आपका तर्क मजबूत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर हमारे वालिद साहब वहां थे, वहां BS जैदी नाम के एक वाइस चांसलर हुए, और वो शिया थे। मैं इस्लाम के उस नाम पर होने वाले इस जिहादी इस्लामिक टेररिस्ट सुन्नी जो है, जो IS को चला रहा है, जो लश्कर तोयबा को चलाता है, जो जैश मोहम्मद को चलाता है, जो पूरे देश में आतंक मचाए हुए है, ये फारूक अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला, ये महबूबा, ये गीलानी, ये जाकिर नाइक, ये सब कौन है? इसलिए BS जैदी साहब जब वाइस चांसलर थे तो सुन्नियों को दर्द हुआ, क्योंकि वो तो सर सैयद के थे, लिहाजा उनकी मेजॉरिटी है वहां। तो BS जैदी वाइस चांसलर लॉज में रहते थे। आज उनके वंशज हैं, उनके बेटे बेटी हैं, आज भी हैं। और जब आप इसका बारे में जानेंगे तो हो सकता है कि अलीगढ़ में बहुत सारे जो मक्कार और मुनाफिक हैं वो ये कहेंगे ऐसा तो कभी था ही नहीं, ऐसे तो वाइस चांसलर ही नहीं थे, ये भी लोग कह देंगे। उन BS जैदी साहब वाइस चांसलर बने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो मुसलमान सुन्नियों ने, वहाबियों ने उनके खिलाफ एक शरारत की, और इसके बारे में मुझसे और मेरे खानदान से झूठ नहीं बोल सकते। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको लगने लगता है कि वो मुसलमान हैं तो उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा पता है, वही अकले कुल है भाई, और तो कोई है ही नहीं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा होने की वजह से बहुत सी चीजें पास से देखी हैं। BS जैदी साहब जिस वाइस चांसलर लॉज में रहते थे, सुन्नी मुसलमानों ने उन्हें बदनाम करने के लिए स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने मिलकर के यह शरारत की कि वाइस चांसलर लॉज के पीछे
सुबह 4 बजे उनके घर के पीछे 4-6 किताबों में आग लगी पाई गई और दोपहर तक यह खबर पूरे उसमें फैल गई कि ये जो वाइस चांसलर है ये शिया है। देखो कुरान को जलाया है इसने, कुरान जला मिला। पूछो भाई, वहां तो कोई काफिर नहीं था, वहां तो 1-2 फैमिली थे, वो भी बेचारे डरे डरे रहते थे और उनको बेचारों को क्या लेना देना था। लेकिन क्योंकि उस वक्त हिंदू एजेंडा नहीं था, बीएस जैदी एजेंडा था, एक शिया एजेंडा था, तो आपने कुरान जला करके इस्तेमाल किया, उसे डराया धमकाया। यह है शरारत। तो जिस शिया से तुम्हें नफरत है, मेरी शियाओं से भी यह कहना है और मैं बार बार कैप्टन सिकंदर रिजवी से यह कहता हूं कि आप जैसे लोग, लतीफ साहब जैसे एयर फोर्स के लोग, आर्मी में कई बड़े बड़े मेजर जनरल मौजूद हैं, आप लोग इन जिहादी इस्लामी आतंकवादी वहाबियों की वजह से अपनी नस्ल को क्यों खराब कर रहे हैं? जैसे जैन को आपने हिंदू सनातन से निकाल के माइनॉरिटी कमीशन में डाला, मैं भारत सरकार से कहता हूं या तो माइनॉरिटी कमीशन पूरे तौर पे समाप्त करो क्योंकि यह मूल भावना के खिलाफ है, या फिर माइनॉरिटी की डेफिनेशन को रीडिफाइन करो। और जब तक रीडिफाइन नहीं करते तब तक इसमें से मुसलमान को हटाओ और सिर्फ शिया, जिनकी 3.5% पॉपुलेशन है पूरे भारत में और उनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, उनको लीजिए। तो आज के युवा को यह एक मुहिम चलानी चाहिए। अब मैं बात करता हूं दूसरी, और दूसरी बात जो है वो ये है कि भारत में कुछ विवादों के लिए कोई कटलाइन तय होनी चाहिए। और विवाद क्या है? जो पाकिस्तान मांग रहे थे, जो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई भी लड़ी और भारत के तमाम आदर्श और भारत की तमाम इंस्पायरेशनल चीजों को यहां रहते रहते खत्म करके गए। तो 1927 और 1937 में कुछ जिहादी नाम के मुसलमान जो पाकिस्तान बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो यहां रहते हुए थे, और कांग्रेस में जो मुसलमान थे जिहादी, आपस की साठगांठ ऐसी थी कि मुसलमान के नाम पे उस वक्त की जो लीडरशिप थी बौनी कांग्रेस की, उसको डराओ, क्योंकि वो बौनी कांग्रेस के लीडर तो किसी और काम में बिजी थे, उन्हें तो माउंटबेटन से फुर्सत नहीं मिल रही थी, इसलिए उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए कोई भी बात कर लो, जल्दी से करो, खत्म करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। और वो इतने इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार थे कि उनको यह कहना पड़ता था कि आई एम ए इंग्लिश मैन, कल्चरली आई एम ए मुस्लिम, बट बाई एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू। तो इसमें कोई हमारा कसूर नहीं है, आपके मां बाप का कसूर है कि वो एक्सीडेंट क्यों हुआ वो आप जाने। लेकिन आपको, एक तो आप हमारे ऊपर अपने आप ही थोप दिए गए। आपने जिना के साथ बैठकर के वंदे मातरम में, और वो जो मक्कार मौलाना आजाद था, आपने वंदे मातरम को लेके तय कर दिया कि साहब मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। अरे आहत हो जाती है तो मत गाओ ना भाई। कल भारत के संविधान से आपकी आत्मा आहत हो जाएगी। कल भारत के पार्लियामेंट के अंदर जगह जगह जो गीता के श्लोक लिखे हुए हैं उससे आपकी आत्मा आहत हो जाएगी। तो आहत होने के लिए ही तो देश दिया था आपको। आहत होने के लिए तो आपसे कहा कि आप चले जाइए ना। आपकी आत्मा कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में आहत नहीं होगी तो आप जाइए। आप यहां क्यों बैठे रहे? वहां भी चले गए और यहां भी आहत हो रही है आपकी। अरे इसी आहत की वजह से तो आपको जाना था, फिर यहां हमारे सर पे क्यों बैठ गए आप? मुल्क भी बना लिया और यहां बैठे भी है। तो वंदे मातरम को लेकर के कोई समझौता हुआ?
वो दो लोगों के बीच में हुआ, हमसे क्या लेना देना है। बीसीओ पार्टी थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, सब लोग अपने आपस में बात कर रहे थे। लेकिन मैं ये बात पूछता हूं, क्या यह तर्क संगत नहीं है कि गुलाम भारत का कोई भी फैसला हमारे ऊपर कैसे बात होगा? और अगर यह घटना न घटी होती तो शायद मैं इस बात का जिक्र नहीं करता, लेकिन यह घटना घटी है, इसलिए मैं उस बात का जिक्र करना चाहता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि यह बात कहनी चाहिए। और बात क्या है? 14 अगस्त जिस दिन पाकिस्तान बना, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था इस्लाम के नाम पे, वो पाकिस्तान मांगने की लड़ाई लड़ते रहे, पाकिस्तान बनवा भी दिया, लेकिन यहीं रुके रहे। और जब तक यहां रुक करके यहां की तमाम चीजों को नस्ते नाबूद नहीं किया, तब तक खलीकुज्जमा यहीं बैठा रहा, जो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था। 14 अगस्त 1947 को भारत के उस वक्त के सबसे ताकतवर, मजबूत, जिन्हें भारत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानता है, उन्होंने एक तार टेलीग्राम भेजा उस समय के बहुत बड़े संगीतज्ञ को, बहुत महान संगीतज्ञ को एक तार भेजा, और तार भेज करके यह कहा कि आपको आज मध्यरात्रि को आजाद लेकिन खंडित भारत की संसद में आजादी की घोषणा होते ही वंदे मातरम गाना है। याद रखिए, 14 तारीख को यह भेजा गया, यानी भारत मध्यरात्रि को आजाद हुआ, संसद बैठी, यानी 14 की रात और 15 का पौ फटना, ऐसे मान लीजिए। देश आजाद हुआ, आजादी की घोषणा हुई, तो सरदार पटेल ने जिस देश की महान विभूति को, उस महान संगीतकार को जब यह टेलीग्राम भेजा और यह सब बात बताई, तो आप जरा सोचिए, उस महान संगीतज्ञ ने, उससे बड़ी बात मेरे लिए यह है कि वो संगीतज्ञ थे या नहीं थे, लेकिन कितने राष्ट्रवादी थे, कितना इस राष्ट्र को प्रेम करते थे, इस धरती से प्रेम करते थे, सभ्यता से करते थे, संस्कारों से करते थे। सरोकार उनके कितने मजबूत थे कि उन्होंने टेलीग्राम के बाद सरदार पटेल से बात की और उन्होंने कहा, मैं आऊंगा और वंदे मातरम गाऊंगा। लेकिन सोचिए, आज के लोगों के बीच में अगर हम ये सोचें, तो आज तो कितने बौने लोग हैं। उन्होंने कहा, मेरी एक शर्त है। आज के लोगों की शर्त होती कि मुझे राज्यसभा का टिकट दे दो, मुझे कमीशन का कोई मेंबर बना दो, चेयरमैन बना दो, गवर्नर बना दो, मंत्री बना दो। लेकिन उस आदमी का कमिटमेंट राष्ट्र के प्रति क्या था? उन्होंने कहा, मैं आऊंगा, गाऊंगा, लेकिन मैं आजाद भारत में, ये जो खंडित भारत है आज, इस खंडित भारत में मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मैं पूरे 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का वंदे मातरम गाऊंगा। सरदार पटेल ने 1 सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने कहा, पंडित जी, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर साहब, आपकी ये शर्त मुझे एकदम कबूल है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर आजाद मगर खंडित भारत की संसद में आजादी की घोषणा के बाद जो वंदे मातरम 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का गाया, किसी की हिम्मत नहीं थी
उस समय संसद में एक मक्कार भी बैठा हुआ था, उसका नाम था खलीकुज़्ज़मा, जिसने एक किताब लिखी है पाथवे टू पाकिस्तान। वो बाद में पाकिस्तान भाग गया। मेरी सिर्फ आपसे इतनी विनती है, केसरिया वाहिनी के लोगों, राज्य को राज्य का काम करने दीजिए। बीच बीच में राज्य को कुछ बातें याद दिलानी है, दिलाइए, लेकिन राष्ट्र को बचाइए। राष्ट्र संकट में है, राज्य संकट में नहीं है। और राष्ट्र इसलिए संकट में है कि पहली बार सत्ता पे राष्ट्रवादी लोगों के बैठने से इस देश के गद्दारों का संकट बढ़ गया है। उनकी नाजायज सत्ता, उनकी इनविजिबल सत्ता को तोड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए वो हर बात पे शोर मचा रहे हैं। वो अल्लाह से बार बार कामना कर रहे हैं किसी तरीके से इस वक्त मुल्क की सत्ता पे जो लोग बैठे हैं उनको किसी तरह से चाइना से 2 थप्पड़ पड़ जाएं। इन राष्ट्रवादियों का जो वलवला है, जो जोश है, वो किसी तरीके से कमजोर हो जाए। अगर ये कमजोर नहीं होगा तो हमारी नाजायज बनाई सत्ता खत्म हो रही है। इसलिए लोग टेलीविजन पे भी चाइना को अपना बाप मान के प्रोटेक्ट करते हैं, अगर मगर कर रहे हैं। आपने राज की सत्ता पे जिन्हें बिठाना था, इसी समाज ने राष्ट्र के प्रति जो समर्पित था, उस समाज ने अपनी हजारों साल पुरानी उस कमी को, उस त्रुटि को ठीक कर लिया। ये जो गजनी, गौरी, ये सब आए थे और आपको बताया आप तो ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप दलित हैं, ये हैं, ये हैं। आपको लगातार तोड़ते स्थिति ये आ गई कि अब इलाके में तोड़ो, अब भाषा में तोड़ो, अब जाट को अलग हटाओ, अब सिख को अलग हटाओ, अब दलित को हटाओ, अब दलितों में महादलित लाओ, अब पिछड़ों में महापिछड़ा लाओ। सारे एक्सपेरिमेंट इसी में हुए, मुसलमानों में नहीं किए। एक ने नहीं कहा कि सबसे ज्यादा अत्याचार प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद, उनकी बेटी और उनके नवासों के साथ जिन जिहादी वहाबियों ने किया है, इनको भी तो अलग से हम देखें। क्यों नहीं हम इनकी हालत बेहतर करें? क्यों नहीं हम इनकी राष्ट्रभक्ति को ज्यादा ताकत दें? लेकिन सत्ता पे वही ताकतें थी, इसलिए 3.5% शिया जिनका भारत की आर्मी में, जिनकी भारत की शिक्षा में एक कंट्रीब्यूशन है, उसको नकार दिया गया। और कमाल देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान को लेने की बात हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराने की बात हो रही है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का अगर भारत में कोई एकमात्र नुमाइंदा है, उस मिट्टी का कोई जानकार है, उस संस्कृति का, उस तहजीब का कोई जानकार है, जिसे गली गली मोहल्ला मोहल्ला पता है, कौन सी क्यारी में कौन सा फूल खिलता है, कौन से दरख्त वहां है, कौन सी पहाड़ी है, जिसे इतनी टोपोग्राफी पता हो, जो एक बार इस आजाद भारत में पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से उड़ के बल्तिस्तान गया हो, अपने बाप दादाओं की जमीन को वहां बांटने गया हो, वो भारत में है। और केसरिया हिंदू वाहिनी के लोगों, पूरे 135 करोड़ लोगों में सिर्फ एक ही वाहिद आदमी है जो गिलगित बल्तिस्तान की चलते फिरते नुमाइंदगी करता है। अगर गिलगित बल्तिस्तान की जब भी लड़ाई लड़ी जाएगी, तो मैं जितना उस शख्स को जानता हूं, बार बार देश की सत्ताओं को बताता हूं, आपके पास लोग हैं, बाहर से नहीं लाने हैं। और क्योंकि वो शिया है, उसकी रूट बल्तिस्तान की है। और आपको